हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एससी एकेडमी। आज मैं सिद्धि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बाटला हाउस केस के बारे में। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड, क्या है ये केस, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंच गया है, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये केस स्टार्ट होता है 13 सितंबर 2008 से। 13 सितंबर 2008 वो दर्दनाक डेट है जिस दिन 5 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर एंड फैजाबाद, ये वो 5 जगहें हैं जहां सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और इन सीरियल ब्लास्ट के बाद की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमारी जनता तो पूरी तरीके से डरी हुई थी और पुलिस ने अपनी तहकीकात स्टार्ट कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी तहकीकात करने के लिए एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई थी, जिस स्पेशल पुलिस टीम का हेड उन्होंने बनाया था मोहन चंद शर्मा जी को। अब ये स्पेशल पुलिस टीम ने अपनी तहकीकात के दौरान, अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढने के दौरान और अपने शक के तौर पर एक एड्रेस ढूंढ के निकाला, L18 बाटला हाउस, जो ओखला के पास है। उन्होंने ये ढूंढ के निकाला कि इस फ्लैट पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका सीधा सीधा रिलेशन है 2007 के बाद से हो रहे टेररिस्ट अटैक्स में। जब ये इंफॉर्मेशन उन्हें मिली तो उन्होंने एक डेट डिसाइड करी, 19 सितंबर 2008। इस डेट को स्पेशल पुलिस टीम वहां पर पहुंची। सुबह 10:30 बजे के करीब वो उस एड्रेस पर पहुंचती है कि रंगे हाथ पकड़ा जाए। और वहां पर पहुंचते ही टेररिस्ट की तरफ से गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है, दोनों तरफ से गन फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस गन फाइटिंग में स्पेशल पुलिस टीम के जो लीडर थे मोहन चंद शर्मा जी, वो शहीद हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ 2 कांस्टेबल्स भी थे, बलवंत सिंह जी एंड राजवीर सिंह जी, वो भी शहीद हो जाते हैं। अब इस दुखद घटना के बाद एक खबर हमारे सामने आती है कि उस समय हमारे सामने कुछ एक्यूज्ड और कुछ टेररिस्ट्स के नाम आते हैं। वो हैं आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सैफ, जीशान, आरिस खान और शहजाद। उस समय में गोलीबारी के दौरान आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को उसी टाइम मार दिया जाता है और उसके बाद मोहम्मद सैफ और जीशान अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और इसी के साथ साथ आरिस खान जो है वो मौके से फरार हो जाता है। पुलिस पर गोलियां चलाने में आरिस खान उस समय मौजूद था, बट ये वहां से भाग जाता है। और भागने के बाद कुछ समय बाद इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया गया था, भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था। पुलिस इसको ढूंढने में अपनी खोज जारी रख रही थी। शहजाद का नाम उस समय सामने नहीं आया था, शहजाद वहां पर मौजूद था। पुलिस पर गोलियां शहजाद ने भी चलाई थी, बट उस समय ये पुलिस की नजरों से बच निकला था और वहां से भाग गया था। अब इसके बाद इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने वहां से उस फ्लैट से AK-47 और 2 पिस्टल्स भी रिकवर करी, जिसके दौरान हमें यह पता चलता है कि ऐसे डेडली वेपन्स उस फ्लैट में पब्लिक के हित के लिए तो रखे नहीं गए होंगे, तो ऑब्वियसली ये लोग जो वहां थे ये टेररिस्ट माइंड्स थे। अब जब ये एनकाउंटर हो गया तो इस एनकाउंटर के बाद हमारे सामने कुछ NGOs आए जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि ये एनकाउंटर जो है ये फेयर तरीके से नहीं हुआ है। जब ये क्वेश्चन हाईकोर्ट के सामने आता है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक जिम्मा दिया कि आप पूरी खोज कीजिए और हमें यह बताइए कि ये एनकाउंटर फेयर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। NHRC ने 22 जुलाई 2009 को अपनी रिपोर्ट पेश करी। 30 पेजेस की रिपोर्ट उन्होंने पेश करी, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो स्पेशल पुलिस टीम के लीडर थे मोहन चंद शर्मा जी, जो शहीद हो गए थे इस दौरान, उनको मारने के लिए प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई थी। और उसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि जो मोहन चंद शर्मा जी हैं, उनकी ड्यूटी के दौरान उनकी सर्विस इतनी अच्छी थी, वो इतने डेकोरम वाले ऑफिसर थे कि उन्हें अपनी सर्विस के दौरान 7 गैलेंट्री अवार्ड्स मिल चुके थे। उनको मारने के लिए इन टेररिस्ट की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। ये बात NHRC से सामने आने के बाद बहुत कड़े डिसीजन लेने के लिए कोर्ट ने डिसाइड करा। बट वो कड़े डिसीजन लेने से पहले हमारे सामने और कुछ इंसिडेंट्स आए और उन इंसिडेंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि 19 सितंबर 2010 जो इस एनकाउंटर की 2nd एनिवर्सरी है, तो 19 सितंबर 2010 को जामा मस्जिद के पास एक बाइक पर 2 लोग थे जिन्होंने गोली चलाने की कोशिश करी और उनकी उस गोली चलाने की कोशिश में 2 फॉरेन टूरिस्ट्स मारे गए। अब इसी के साथ साथ वहां पे हमें एक गाड़ी भी मिली थी, जिस गाड़ी में एक बॉम्ब सेट हुआ था। बाय चांस वो बॉम्ब फेल हो गया था, बट उस बॉम्ब पे जो टाइम सेट मिला था वो टाइम था 11:37 AM। 11:37 AM एग्जैक्ट वही टाइम था जिस टाइम पर एनकाउंटर हुआ था। तो ये बात वहां से क्लियर हो गई कि इसका मतलब इस एनकाउंटर का बदला लिया जा रहा है। इनफैक्ट BBC के पास मेल भी पहुंचे, जिस मेल में ये बोला गया कि हमारे लीडर आतिफ अमीन की मौत का हम बदला लेंगे। अब इसके बाद 2010 में और भी क्राइम्स हुए। 2010 में और ब्लास्ट हुए वाराणसी में। वाराणसी के ब्लास्ट के बाद भी यही धमकी सामने आई कि हमारे जो साथी मारे गए हैं उन साथियों की मौत का हम बदला लेकर रहेंगे। 2010 में चार्जशीट फाइल करती है पुलिस आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, आरिस खान और शहजाद के खिलाफ। आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद तो मौके पर ही मारे गए थे। अब आरिस खान और शहजाद की खोज जारी थी और आरिस खान जो था उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया था, उसको पुलिस कॉन्टिन्यूसली ढूंढ रही थी। शहजाद के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टार्ट हुआ
15 फेब 2011 से। 15 फेब 2011 वो इंपॉर्टेंट डेट है जिस दिन शहजाद के लिए ट्रायल स्टार्ट हुआ। शहजाद के लिए ट्रायल स्टार्ट होने के बाद 2013 में इसके ट्रायल का रिजल्ट सामने आया। शहजाद को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा की गई। ये बोला गया कि बलवंत सिंह जी, राजवीर सिंह जी और मोहन चंद शर्मा जी की जिनकी डेथ हुई उनके पीछे इसका पूरा हाथ था। इसी के साथ साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट में 302, 307, 333, 353, 186, 201 जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसके ऊपर लगाए गए और आर्म्स एक्ट का सेक्शन 227 में इसको लाइबल ठहराया गया। अब इसी के बाद हमारे सामने आता है आरिज खान। आरिज खान पकड़ा गया 2018 में उत्तराखंड की बाउंड्री पर। ये नेपाल भागते हुए पकड़ा गया था। ये पता चला था कि नेपाली सिटीजनशिप इसने फेक तरीके से ली हुई है। इसका एक फेक पासपोर्ट भी हमारे सामने आया था, जिसके दौरान हमें ये पता चला कि आरिज खान का पूरा हाथ था मोहन चंद शर्मा जी की डेथ में, दोनों कांस्टेबल्स की डेथ में। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे सामने आया है 15 मार्च 2021 को, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को डेथ पेनल्टी डिक्लेयर कर दी है। इसी के साथ साथ उन्होंने आरिज खान के ऊपर 11 लाख का फाइन लगाया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात बोली है कि 10 लाख रुपए का जो हर्जाना है वो मोहन चंद शर्मा जी की फैमिली को दिया जाएगा। ऑल्दो हम वो हर्जाना तो भुगत नहीं सकते हैं, बट स्टिल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात बोली है कि आरिज खान ने खुद ऐसे एक्टिविटीज करी हैं जिसकी वजह से उसने अपने राइट टू लाइफ को फोरफीट किया है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हैं, ऐसे ही केसेस में डेथ पेनल्टी बनती है। अगर इससे भी कोई कड़ी सजा होती तो वो कड़ी सजा हम यहाँ पे ग्रांट करते। तो आई होप आप लोगों को ये बाटला हाउस केस समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आप लोगों के लिए आने वाली हैं। और देखते रहिए एससी एकेडमी की सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।